संजय जी, आपके पास आते हुए, एक तो आंकड़े पर चूंकि सुप्रिया जी ने प्रश्न किया उसका जवाब, और ये समाजवादी पार्टी जो इस बार हौ हौ बता रही है, तो किसका वोट काटेंगे ये लोग अगर मध्य प्रदेश में लड़ते हैं तो? मुझे लगता है कि पहले आंकड़ों पर थोड़ी स्पष्टीकरण देने की जरूरत है। ये आंकड़े क्या है? आंकड़े एक प्रमाण है किसी, अगर हमको एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, और वो मुद्दा क्या था? मुद्दा है क्या कोई चेहरा पार्टी के लिए लायबिलिटी होता है या एसेट होता है। तो ये तमाम आंकड़े उस ओर इशारा करते हैं कि कौन सा चेहरा किस पार्टी के लिए किस चुनाव में एसेट था या लायबिलिटी थी। अगर आप पहले आंकड़ों पर आए और देखें 2014, 19 और 23 के जो आंकड़े हैं, और हाइपोथेसिस ये है कि अगर चेहरे को का जो पसंद है वो पार्टी के वोट से ज्यादा होती है, इसका मतलब है वो चेहरा एसेट है पार्टी के लिए। वो व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा हो, राहुल गांधी का चेहरा हो, ये किसी और का चेहरा हो, अपनी पार्टी के लिए वोट खींच रहे हैं। तो आप देखिए, अगर 2014, 19 और 23 में प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी उनके पार्टी के वोट की पॉपुलैरिटी से ज्यादा है, सीधा सीधा संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के लिए एसेट है, उनके चेहरे पर लोग वोट कर रहे हैं। अगर हम राहुल गांधी की ट्रैकर एक बार राहुल गांधी वाला भी दिखा दीजिए। उसी तरह से जब हम राहुल गांधी की बात करते हैं तो 14, 19 और 23 आप देखेंगे कि 14 में उनकी पॉपुलैरिटी कम है, वो पार्टी के वोट के तुलना में 14% और 19%। 19 में वो जंप करता है 24%। आप ये पूछ सकते हैं क्यों इतना बड़ा जंप? इतना बड़ा जंप इसी के लिए है क्योंकि 14 में तमाम वोटर ऐसे थे जो उस समय मनमोहन सिंह को भी समझते थे कि वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, सोनिया गांधी का भी नाम लेने वाले लोग थे, लेकिन वो सब घट करके 2019 में सिमट के राहुल गांधी के पास वो 24% हो जाता है। तो ये दिखाता है कि राहुल गांधी इतने बड़े एसेट नहीं है पार्टी के लिए। एसेट होंगे पार्टी के नजरिए से, लेकिन वो वोट पुलर नहीं है पार्टी के लिए, और ये सब लोकसभा के आंकड़े हैं। और अगर अब आप 3 राज्य जहां चुनाव हो रहे हैं, 3 कम से कम हिंदी पट्टी प्रदेश की, और वहां देखें, ये आंकड़े बता रहे हैं कि उस समय जो मुख्यमंत्री थे, जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पॉपुलैरिटी और पार्टी को वोट कितना मिला। तो अगर आप उस आंकड़े पर नीचे आते जाएंगे तो देखेंगे शिवराज सिंह चौहान तक जब आए 41% हो जाता है। शिवराज सिंह की चौहान की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे नीचे गिरी है और बीजेपी की वोट शेयर के बराबर आ जाती है। मुझे लगता है बीजेपी ने इससे संकेत लिया कि अब शिवराज सिंह चौहान शायद पार्टी के लिए उतने बड़े एसेट नहीं है जितने 2013 के चुनाव में थे। और आप देखिए 2013 के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी। वसुंधरा राजे की तो ऐसे ही राजस्थान में 28% हो गई है पॉपुलैरिटी। हाँ, उसी तरह से आप देखिए, अगर आप राजस्थान पर आते हैं तो वसुंधरा राजे सिंधिया की पॉपुलैरिटी 28 और बीजेपी 39। शायद ये भी संकेत बीजेपी को मिल रहे हैं। ये तो हमारे आंकड़े हैं, हमने बीजेपी के लीडरों से तो बात नहीं की, ये तो जनता से नारा चला था सर, मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। मतलब एक गुस्सा था तो वसुंधरा के खिलाफ। उस गुस्से को ये सर्वे कैप्चर किया किसी तरह से, मेरे समझ से, जो भी हम लोग का रैंडम सर्वे था, और साफ दिखाता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे थी, बीजेपी को वोट तो फिर भी ज्यादा मिले। और अगर आप छत्तीसगढ़ पर आएंगे तो उसी तरह का गिरता हुआ ग्राफ रमन सिंह का दिखाई पड़ता है। और आज हमें पता है रमन सिंह को बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया। तो ये आंकड़े उस ओर इशारा कर रहे हैं कि चेहरों का भारत की राजनीति में, और खासकर इन 3 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं, उसके मद्देनजर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये एसेट है या लायबिलिटी। ठीक है, एक 2 सवाल है, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। ये क्यों देख रहे हैं हम कि कांग्रेस के जो बागी बनकर लड़ते हैं निर्दलीय, उनकी जीत का परसेंटेज ज्यादा है, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लीजिए या राजस्थान देख लीजिए। कांग्रेस की तरफ से बागी बन के 12 में से 4 जीते, और बीजेपी के 52 लड़े निर्दलीय और कोई नहीं जीता एमपी में। वहीं राजस्थान में आइए सर, तो 11 में से 10 आप जीतने वाले कांग्रेस में देखते हैं, और यहाँ 12 में से 1। ऐसा क्यों? अंजना जी, उन आंकड़ों का विश्लेषण मैं नहीं कर सकता, क्यों आंकड़े हमने जमा नहीं किए। ठीक है। तीसरा, समाजवादी पार्टी, नहीं वो तो फैक्ट्स है, मतलब उसमें कोई एनालिसिस नहीं है, वो सीधा फैक्ट्स है जो हमने रखे हैं। और ये किसका वोट काटेंगे अनुराग जी एमपी में? ये अभी कह पाना तो बहुत मुश्किल है कि अगर बीजेपी से कोई नाराज है तो वो सीधा समाजवादी पार्टी के पाले में जाएगा उसका वोट, और कांग्रेस के पाले में नहीं जाएगा। अमूमन मुझे लगता है आम भारतीय मतदाता एक जीतती हुई पार्टी को वोट देना चाहता, हारती हुई पार्टी को कोई वोट देना नहीं चाहता। तो अगर आप मध्य प्रदेश के मद्देनजर देखें, ठीक है, समाजवादी पार्टी कुछ विधानसभा क्षेत्रों में, नजर तो बुंदेलखंड पे है, हाँ वही बोलते हैं। हाँ, वो बुंदेलखंड पर सटा हुआ इलाका है। नहीं, देखिए, अगर आप पिछले आंकड़ों के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से जिस इलाके का भी जिक्र कर रहे हैं वहां समाजवादी पार्टी की अपनी पकड़ है। वो पिछले चुनाव में उनकी एक एमएलए जीत के आए थे, और उसके पिछले चुनाव में जाएंगे तो 4 या 5 जीत के आए थे। तो उस इलाके में पकड़ तो है। नीतीश बाबू क्यों उतरे हैं? अब ये तो नीतीश बाबू के पार्टी से और उनके
लीडरों से पूछना होगा कि ये क्यों उतरे हैं, लेकिन मुझे लगता है बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए है और विधानसभा के लिए हम सब पार्टियों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की आजादी है। शायद इस प्लैंक पर सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, तो आपकी सुप्रिया जी, मुझे लगता है सबसे बड़ी आपत्ति थी मोदी की लोकप्रियता बताने पर, लेकिन उन्होंने नंबर्स जो समझाया आपको कि मतलब उन्होंने, अब ये तो लोगों का आंकड़ा है जो सामने आया है, और उस पर्सपेक्टिव में आप देखें तो राहुल गांधी का भी इजाफा हो रहा है, लेकिन वो उतने बड़े एसेट नहीं दिख रहे हैं कांग्रेस के लिए राहुल गांधी। यहां पर आप देखिए लोकप्रियता वर्सेस वोट, और वहां पर आप राहुल की देखिए। ये अनकन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट था और मैं संजय कुमार जी से अमूमन आपत्ति नहीं करती हूं, लेकिन इनका जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट था कि कौन एसेट है कौन लायबिलिटी, तो आप चुनाव दर चुनाव देखिए ना। हिमाचल प्रदेश में धूमल जी का तो चेहरा था नहीं, ना वहां के चीफ मिनिस्टर का था। हिमाचल प्रदेश में मिस्टर मोदी वाज ऑन द टिकट, नकारे गए, तो वो लायबिलिटी हुए या एसेट हुए? हमने कहीं पर भी किसी पोस्टर पर ना बासवराव बोम्मई को देखा, ना येदियुरप्पा को देखा। कर्नाटका में मोदी जी के ही चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वही रोड शो करते थे, वही रैली करते थे, वही अनर्गल झूठ बोल रहे थे, प्रचंड जीत हमारी हुई। तो एसेट थे कि लायबिलिटी थे, ये जनता ने तय किया, हिमाचल में भी और कर्नाटका में भी। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी की छवि बिगाड़ने के लिए एक प्रायोजित कार्यक्रम था, लेकिन आज जनता समझ रही है, और जनता जिस तरह से मुखरित होकर हमारी ओर मुड़ रही है, हमें लगता है वो हमारे सबसे बड़े एसेट है। तो मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट पर मुझे अभी भी आपत्ति है, मैं कन्विंस नहीं हूं इस एक्सट्रापोलेशन ऑफ लोकप्रियता को लेकर, और मुझे अभी तक संजय जी कन्विंस नहीं कर पाए अपने आंकड़ों से। मैं एक छोटी सी बात और कहूंगी, दोनों की लड़ाई पे भी आपने बागियों की बात करी, और बागियों पे इस चुनाव में बात करना जरूरी है। 2018 और 2023 का चुनाव बहुत अंतर है। 2018 में मोदी जी का जो लोकप्रियता थी वो जरूर ऊंची रही होगी, लेकिन अब मोदी जी लायबिलिटी है, और इसीलिए जब भूपेंद्र यादव मध्य प्रदेश के प्रभारी पहुंचते हैं जबलपुर, तो उनके सामने हाथापाई, मारपीट, गंदी गाली गलौज हो जाती है। ये कभी नहीं हो सकता था 2018 में। एक ये सच है, एक ये सच है कि राज्यवर्धन राठौर जी अपने घर से निकलकर प्रचार नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां के बागी कैंडिडेट ने झंडे गाड़ दिए। एक ये भी सच है, आपने कहा ठन गई है, मुझे तो कोई ऐसा दिखता नहीं है पुख्ता सबूत या आपका कोई बेसिस जिस पर आप कहें। दिग्विजय जी ने बोला कि अखिलेश बोलना गलत था, कमलनाथ को, मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी का बोलने का एक अंदाज है, दिग्विजय सिंह जी का बोलने का दूसरा अंदाज है। एक बात यह भी सच है कि दिग्विजय सिंह जी प्रभारी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बड़े घनिष्ठ संबंध भी हैं पॉलिटिकल पार्टी से यूपी में, तो वो जरूर अखिलेश जी को, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को जरूर ज्यादा करीबी से जानते होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बोलचाल की भाषा में कुछ बोला जाता है, हमारा बड़ा सम्मान है अखिलेश जी के लिए। और जैसा कि सपा के प्रवक्ता भदौरिया जी ने कहा, हम एक थान के कटे कपड़े नहीं है, लेकिन हम एक साथ जरूर खड़े हैं, और उससे भाजपा को आपत्ति, और सबसे बड़ी आपत्ति यह है आज भाजपा को कि जब इन्होंने अपने सबसे बड़े घटक दल, और मुझे ऐसा लगता है हम सबको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को एजेंसी बुलाना बंद कर देना चाहिए। जब जब ये हारने लगते हैं, जब बौखलाहट बढ़ती है, जब घबराहट बढ़ती है, तो अपने सबसे प्रबल शस्त्र, अपने सबसे प्रबल घटक दल ईडी, सीबीआई मैदान में उतारते हैं। कल इन्होंने राजस्थान में ऐसा किया। आप लोग कहते हैं ठन गई है, मुझे लगता है प्रथम पंक्ति में खड़े होकर इसका डिनाउंसमेंट, इसका डिफेंस श्री सचिन पायलट जी ने किया। अब बीजेपी बड़े सख्ते में कि करे तो करे क्या और कहें तो कहें क्या।